पिछला जो वीडियो था हमने YouTube का एक वीडियो डाला था, एक या दो वीडियो था, और उसमें जो 3 सॉइल टाइप बच गए थे, कौन कौन सा बच गए थे? लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। आपने उसको वीडियो में देखा होगा, और देखने के बाद अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ सके हैं तो हमको बताइएगा, एक वीडियो हम फिर से उस पर बना देंगे, ठीक है। और हालांकि छोटा छोटा पॉइंट है। लेटराइट सॉइल जो था वो खास करके साउथ इंडिया में, यानी कि केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जो असम का हिली रीजन है, वहाँ उस तरह का लेटराइट सॉइल पाया जाता है, और उसमें ह्यूमस बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण जो बैक्टीरिया है वो बह जाता है। बैक्टीरिया वगैरह जो डिकम्पोज करता है, जैसे जो भी प्लांट वगैरह सड़ता है तो उसको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया करता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमस नहीं होता है। खेती की दृष्टि से, कल्टीवेशन की दृष्टि से वो सॉइल अच्छा नहीं होता है। अगर उसमें अच्छे अमाउंट में मैन्योर वगैरह मिलाया जाए तो वो खेती के लिए हो सकता है, खास करके टी प्लांटेशन वगैरह के लिए वो सुटेबल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से लेटराइट सॉइल के बारे में था। और एरिड सॉइल, खास करके जो रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे बालू वगैरह ज़्यादा होता है, या मिट्टी का जो नेचर होता है वो साल्टी होता है, वहाँ पे वो एरिड सॉइल पाया जाता है। एरिड सॉइल में अगर इरिगेशन का फैसिलिटी डेवलप कर दिया जाए तो वहाँ भी कल्टीवेशन पॉसिबल है। और फॉरेस्ट सॉइल एक जो बचा हुआ था, तो फॉरेस्ट सॉइल जो माउंटेनियस या फॉरेस्ट रीजन में जो मिट्टी पाया जाता है वह फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है, और उसमें जो ज़्यादा है वो मिट्टी का जो लेयर है, वो सॉइल का जो लेयर है काफ़ी पतला होता है, जिसकी वजह से कुछ हम उस तरह का फसल खेती नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर वो कहीं टेरेस फार्मिंग या वो झूम कल्टीवेशन टाइप का होता है। तो ये उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगेगा कि इसको और डिटेल से बताना है तो हम एक वीडियो आपको बना देंगे, उसमें वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे सारा, अगर ज़रूरत हुआ तो, क्योंकि मैंने YouTube का वीडियो डाला था उसमें सारा चीज़ डिस्कस किया गया। अब है जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का कटाव, इरोजन मतलब किसी भी तरीके से जो टॉप लेयर है धरती का उसका वास अवे हो जाना, और उसको किस तरह से हम बचाएंगे। आज का टॉपिक यही है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। डिफाइन, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है। द डिनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड फ्रीक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। इसका मतलब ये हुआ कि धरती जहां हम लोग रहते हैं, जहां खेती होता है, या जो कुछ जहां सॉइल है, किसी भी वजह से सॉइल का टॉप लेयर का वाश हो जाना, बह के, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या क्या कारण है सॉइल इरोजन के? तो ओवरग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, माइनिंग है, इफेक्टिव फार्मिंग मेथड। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ओवरग्रेजिंग पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे। लैंड डिग्रेडेशन के कारण हमने पढ़ा था, उसमें ओवरग्रेजिंग, तो लैंड का ही एक पार्ट है सॉइल। तो ओवरग्रेजिंग मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे पशु को लंबे समय तक चलाने, जिससे कि उसका जो टॉप जो लेयर होता है वो रूट नहीं, जो ग्रास वगैरह होता है, तो ग्रास नहीं होने के कारण जो टॉप लेयर है सॉइल का वो लूज हो जाता है, और लूज होने से या तो वो पानी के साथ या हवा के साथ बह जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इसको समझ रहे हैं, जैसे कि जो भी बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े मॉल वगैरह बनते हैं, रोड बनते हैं, तो सॉइल का जो खेती के लिए था उसमें हमने बहुत सारा चीज मिला दिया, सीमेंट मिला दिया, बालू मिला दिया, या कंकड़ या गिट्टी वगैरह मिला दिया रोड बनाने के लिए, तो उसके वजह से भी सॉइल क्या हुआ, इरोज हुआ, यानी कि उसका जो कंडीशन है वो गड़बड़ हो गया। माइनिंग एक्टिविटी, हम जो कुछ भी निकालते हैं
धरती के अंदर से, वो भी, और उसको ओपन एरिया में अगर उसको फैला देते हैं, वो उस तरह से गड्ढा वगैरह छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल डिग्रेड होता है उसका। अब गड्ढा जैसे हमने छोड़ दिया, कुछ निकाला वहां से और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, उसको छोड़ दिया, तो जब बारिश का समय आएगा या जब हवा तेज चलेगी, तो ऊपर वाला जो अगल बगल का जो सॉइल का लेयर है वो बह के कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा दूसरे जगह पे, वो गड्ढे में भर जाएगा। और डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड क्या होगा? डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड में हमने देखा था ओवर इरिगेशन है, खेतों में ज्यादा जगह से ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर जो मिट्टी का है जो वो बह जाता है। उसके बाद अगर ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या होगा, इससे सॉइल डिग्रेड होगा और सॉइल का इरोजन भी होगा। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर कोर फैक्टर है किसके लिए? सॉइल का इरोजन का ये कोर फैक्टर है। आप जब मान लीजिए इस पर अगर क्वेश्चन आता है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन का, तो ये सारा चीज उसमें आप सारे पॉइंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, सारा चीज लिखेंगे। अब प्रश्न है कि क्या सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए या और भी कुछ कारण है? नेचुरल फैक्टर भी कुछ है जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हवा है, तेज हवा चलती है तो मिट्टी का ऊपर वाला लेयर जो है वो उड़ा के ले जाता है। ग्लेशियर, जो पहाड़ों से ग्लेशियर होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी प्रकार से सॉइल को इरोडेट करता है। एंड वाटर, ये तो बहुत बड़ा एजेंट है इरोजन का। तो ये सारा फैक्टर, सारा मिलके ये जो फैक्टर है वो सॉइल को इरोड कर देता है। टॉप जो लेयर है सॉइल का उसको बहा के या किसी भी तरीके से उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिससे कि सॉइल इरोजन की एक्टिविटी होती है। अब आपके बुक में बहुत सारा ऐसा वर्ड आ जाता है, जैसे गुलीज, रेवाइन्स, सीट इरोजन्स, ये सब वर्ड मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि डीप चैनल ऑफ डेवलप्ड इन ए क्लेई सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर। डीप चैनल डेवलप्ड इन क्लेई सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर। स्टूडेंट, गुलीज आपने देखा होगा कि मिट्टी, अगर कहीं नई मिट्टी भरा गया हो, सड़क वगैरह बनाने के लिए अगर नई मिट्टी भरा जाता है, आप देखे होंगे, तो क्या होता है कि अगर उस समय कुछ समय बाद अगर बारिश हो गया तो जो सड़क पे पानी जमा होता है तो कहीं कहीं से डीप चैनल बना के वो पानी निकल जाता है और अपने साथ वो एक ड्रेन टाइप का, एक नाली तरह का बना देता है और मिट्टी को बहा के वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह का जो इरोजन है उसको गुलीज कहते हैं। डीप चैनल डेवलप इन ए क्लेई सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर। ठीक है, गुलीज का मतलब समझ गए। रेवाइन्स, वेटलैंड को रेवाइन्स कहते हैं, जैसे अनफिट फॉर कल्टीवेशन इन चंबल रीजन। मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना जो जगह है उसके आसपास वो वेटलैंड होता है, जिसमें कि कल्टीवेशन के लिए वो सुटेबल नहीं होता, वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें झाड़ियाँ उग जाती है, छोटे छोटे टीले टाइप के होते हैं। इस तरह से बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखे होंगे आप कि इस तरह से पहाड़ी होता है, छोटा छोटा टीला होता है और इसमें झाड़ी वगैरह उग जाती है, डकैत वगैरह इसमें छुपते हैं। देखा होगा बहुत सारा। ये एक पिक्चर था, कौन सा, पान सिंह तोमर, उसमें भी इस तरह का वो मध्य प्रदेश का वो दिखाया गया है, चंबल वाला रीजन। उसमें बारिश के समय जो नदियां, पानी जो बहता है तो वो ऊपर वाला जो टॉप सॉइल है उसको बहा के ले जाता है, बाकी जो नीचे वाला सॉइल बच जाता है वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है, उसमें ऐसे ही झाड़ झाकड़ उग जाते हैं। तो इस तरह का जो रीजन होता है रेवाइन्स इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेवाइन्स। सीट रीजन, वॉशिंग ऑफ द टॉप सॉइल, बड़े एरिया में एक साथ ऊपर वाला जो सॉइल का लेयर है उसका बह जाना सीट इरोजन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि बड़ा एरिया में पर्टिकुलर हवा की वजह से या पानी की वजह से ऊपर वाला पूरा लेयर अगर उड़ गया या बह गया तो वो सीट इरोजन कहलाता है। तो
ये थे कि किस तरह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब है सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को कटने से, बर्बाद होने से बचाना कैसे है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सॉइल। सारा हमारा एक्टिविटी जो लगभग इसी पर डिपेंड होता है, और हम अपने जो आवश्यकताएं हैं उसका 90% सॉइल से ही प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। तो सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला है काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है? मान लीजिए कि कोई किसान है, उसका खेत पहाड़ों पर है, अगर पहाड़ी इलाके में है वो किसान, तो उसका जो खेत है वो ढलान वाला है, ढलवा है, पहाड़ी पर ये खेत है उसका। तो वो खेतों की जुताई इस तरह से करे कि मान लीजिए कि ढाल इस तरह से है, तो यहाँ पे वो इस तरह से इसका वो करे जुताई कि जो वाटर का फ्लो है उसको वो रोक सके, वो एक बैरियर पैदा कर सके। और इस तरह से अगर प्लॉगिंग होगा तो वाटर का जो फ्लो है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होगा और धीरे धीरे वो बहुत स्लो हो जाएगा, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। तो ये काउंटर प्लॉगिंग हो गया। टेरेस फार्मिंग आपने सुना होगा। टेरेस से मतलब छत होता है, एक जैसे सीढ़ीनुमा खेत, आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से ये, जैसे कि किसान यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ पर खेती करेंगे, और जो स्लॉप है उसका जो है वो ब्रेकअप होते जाएगा, फ्लो जो वाटर का है ब्रेकअप होगा, और यहाँ पे वो खेती कर सके। तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग के द्वारा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रीट फार्मिंग। ठीक है, और स्ट्रीट फार्मिंग में क्या हुआ कि कोई मतलब कि मान लीजिए खेत है और यहाँ हवा की वजह से इसका जो टॉप लेयर है वो उड़ जाता है, या पानी की वजह से अगर इधर से हम पानी डालते हैं तो ये सारा जो इसका सॉइल मिट्टी है वो इधर बह के आ जाता है या दूसरे खेत में चला जाता है। तो इससे इस तरह से सॉइल को बचाने के लिए हम स्ट्रिप डाल सकते हैं बीच बीच में। ये स्ट्रिप घास का भी हो सकता है या पत्थर का भी, या कुछ बैरियर हम लगा सकते हैं, जैसे किसी को क्यारी में खेतों को बांट दिया जाए और यहाँ पे हम घास लगा दें इस लाइन में। मान लीजिए इधर फसल अगर लगा हुआ है तो एक लाइन हम घास लगा सकते हैं या इस तरह से घास लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वाटर का जो फ्लो है वो पानी तो बह जाएगा लेकिन सॉइल नहीं बह पाएगा, जो इसको रोक लेगा ये ग्रास वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। एक शेल्टर बेल्ट, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि शेल्टर बेल्ट है कि खेतों को चारों ओर से बड़े बड़े पेड़ लगा के, हवा जब जिस एरिया में हवा तेज चलती है प्रायः किसान शेल्टर बेल्ट लगाते हैं, यानी कि खेत के चारों ओर पेड़ लगा देते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, जिससे क्या होता है कि हवा के स्पीड को वो कम कर देता है और सॉइल को उड़ने नहीं देता है या बहने नहीं देता है। तो ये एक शेल्टर बेल्ट है और ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम सॉइल को इरोज होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा अदर्स में और भी है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी को रोकना, यानी कि जो लैंड को डिग्रेड करता है या लैंड को इरोजन करता है उसके अगेंस्ट अपोजिट में अगर हम दूसरा काम कर दें, जैसे कि ओवरग्रेजिंग को रोक दें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए हम रेगुलेशन बना दें, माइनिंग एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन बन जाए और खेती के सही तरीके का इस्तेमाल करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट वीडियो था और वो जो आप बोले थे कि ये जो ट्री टाइप का जो सॉइल है उसके बारे में पढ़ना है, अगर पढ़ना होगा, आपको जानना होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे इसी चैप्टर से, जिसमें कि जो इस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रायः जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा चीज़ बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे उस पर कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, किन किन पॉइंट से आ सकता है और हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।